बच्चों को स्कूल भेज, पति देव को ऑफिस विदा कर, घर का काम निपटा कर, नहा धोकर एक कप चाय लेकर लॉन में आ बैठी। मार्च की सुबह की कुनकुनाती धूप बड़ी भली लग रही थी। पीहू के लिए स्वेटर बुन रही थी, उसका गोला भी हाथ में था। इतने में पड़ोस की नैना आती दिखाई दी। हम आ जाएं दीदी, बोलती हुई वह गेट खोलकर अंदर आ गई। मैंने भी उठने का उपक्रम करते हुए बोली, अरे आओ नैना। नैना को मालूम है कि इस वक्त मैं खाली होती हूँ, इसलिए जब भी वक्त आती है इसी वक्त आती है। नैना तुम बैठो, मैं एक कप चाय बना लाऊं। कहते हुए उठ ही रही थी कि उसने हाथ पकड़ लिया। बोली, दीदी बिल्कुल इच्छा नहीं है। नैना बहुत बेचैन सी लग रही थी। मैं भी उसकी इस बेचैनी का कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। वैसे तो जब से विवाह के बाद आई है मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि हम दोनों अपने मन की बातें एक दूसरे से करती रहती हैं। पड़ोस में ही शर्मा आंटी रहती है, उनके बच्चे भी मुझसे काफ़ी खुले हुए हैं, ख़ास तौर से छोटा वाला दीपक। जब दीपक का विवाह हुआ तो आंटी ने काजल डालने की रस्म मुझसे ही करवाई और बड़ी दीदी होने का नेक भी दिया। मुँह दिखाई की रस्म के दिन जब मैंने नैना को के हाथ में अपना तोहफा रखा तो आंटी के कहने पर उसने मेरे पैर भी छुए। तब मैंने ही कहा, आंटी प्लीज़ इसे मैं अपने पैर नहीं छूने दूंगी, इसे तो मैं गले लगाऊंगी। मुझे तो इसे देखकर अपनी छोटी बहन की याद आ गई। उस दिन के बाद हमारे बीच अजीब सा रिश्ता बन गया था। वो मुझे दीदी कहती और मानती भी थी, बड़ी बहन की तरह। शुरू में नए घर परिवार में सामंजस्य बैठाने में तकलीफ़ आती है। मैं भी गुजर चुकी थी उस दौर से, अतः मैं हर बात किसी छोटी बहन के नाते ही उसे देती। धीरे धीरे वह घर में घुल मिल गई थी। हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होते चले गए। दीपक माँ के साथ रहता था, अतः नैना ही घर संभालती थी। नैना इस बीच प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। अब तो वह घर परिवार में व्यस्त हो गई, फिर भी समय निकालकर कभी कभी आ जाती थी। शर्मा आंटी और नैना दोनों में काफ़ी पड़ती थी, अतः घर का वातावरण खुशहाल बना रहता था। नैना को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह एक बच्चे की माँ है। गोरा रंग, पतली नाक, बड़ी बड़ी बोलती सी आँखें, घने काले बाल, अच्छा कद, कुल मिलाकर ऐसा लगता था मानो अप्सरा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। मैं तो दीपक से कभी कभी मजाक भी करती थी, जैसे लंगूर को यह हुर की परी कैसे मिल गई। इस पर वह भाभी आप भी कहकर रह जाता। बेटी भी माँ पर गई थी, बिल्कुल गुड़िया सी। दीदी आज हम काफ़ी तनाव में हैं, पर कैसे कहें, सारी बातें समझ नहीं आ रही है। आप भी न जाने क्या सोचेंगी सुनकर हमारे बारे में। अरे पगली, ऐसी भी क्या बात हो गई? क्या दीपक से लड़ाई हो गई या आंटी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आप कसम खाइए, किसी से कुछ नहीं कहेंगी, यहाँ तक कि भाई साहब से भी नहीं। लो तुम्हारी कसम खाती हूँ, अब तो बोलो ऐसी क्या बात हो गई? मेरा यह कहना था कि उसका रोना शुरू हो गया। मैं स्तब्ध रह गई। ऐसी क्या बात हो गई? अभी तक कभी मैंने उसे इतना बेहाल नहीं देखा था। मेरे चुप कराने पर, सांत्वना देने पर उसने जो कुछ बताया चुपचाप सुनती रही। दीदी बात हमारे शादी की पहले की है। हम गर्मी की छुट्टियों में अक्सर मम्मी के साथ अपने नानी के यहाँ जाया करते थे। हम भाई बहन, हमारे मामाओं के बच्चे सब हम उम्र होने के कारण आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। हमारे मझले मामा जी का बेटा अमित उम्र में हमसे साल भर बड़ा था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। शुरू में हमने विशेष ध्यान नहीं दिया कि वो हमसे कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ क्यों है, लेकिन बाद में आभास हुआ उसके मन में हमारे लिए कुछ और ही भावना थी। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हम भी उसके प्रति आकर्षित होते चले गए। पिक्चर जाना, घूमना फिरना, घंटों बैठकर बातें करना, ये सब हमें और करीब लाता गया। उम्र के इस मोड़ पर भावनाओं की राह में बहकर हमने ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया। हमारी नानी कभी कभी हमारी मम्मी से
कहती थी कि इस तरह इनका मेल जोल ठीक नहीं है। तब मम्मी कहती थी, आप माँ अब पुराने ज़माने की हो गई हैं। आजकल के बच्चे अपने हम उम्र भाई बहनों के साथ दोस्त सा व्यवहार करते हैं। अब की आशंका निर्मूल है। इस पर नानी भी चुप हो जाती। काश उस समय नानी की बात पर मम्मी ने ध्यान दिया होता। उम्र के इस नाजुक मोड़ पर जो रिश्ते बने उसके नैतिकता का आभास हमें तब हुआ जब अमित हमारे लौट जाने पर भी हमें पत्र लिखता, घंटों फ़ोन पर अपनी भावनाओं का इजहार करता। हमारी शादी पक्की हो जाने पर उसने आक्रोश भरे पत्र आने लगे। हालांकि उसकी शादी हमसे पहले हो गई थी और वो 2 बच्चे के पिता भी थे, पर हमारी तरफ उसका आकर्षण बना रहा। हमने उसे पत्र लिखने, फ़ोन करने के लिए मना किया तो वो हमें दोषी ठहराने लगा कि हमने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। दीदी, हम मानते हैं कि गलती हमारी भी थी, जो हमने उसको अपनी ओर आकर्षित होते देखकर खुद को सचेत होने के बजाय उसके आकर्षण में बह गए। हद तो यह है दीदी कि अब वो हमारे यहाँ फ़ोन करने लगा है। हमने उसे फ़ोन करने से मना किया तो उल्टी सीधी बातें करने लगा। अब तो हमारी यह हालत हो गई है कि अपने किए पर गलानी होती है। साथ ही यह भी डर लगा रहता है कि दीपक और मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा। भाभी, हम तो शर्म से डूबकर मर ही जाएंगे। दीपक इतने अच्छे हैं कि हमने उनके साथ ऐसा विश्वासघात किया, यह सोचकर ही हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब कल की ही बात है, फिर वही रटी रटाई बातें कह रहा था। इस पर हमने उसे बुरी तरह डांट दिया कि क्या तुमको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीबी है, बच्चे हैं, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। क्या अब यह तुम्हें शोभा देता है? आगे फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर वो बेशर्मी से बोला, ज़रूर फ़ोन करूँगा, एक बार नहीं बार बार करूँगा। बोलो क्या कर लोगी, मेरा क्या बिगाड़ लोगी? यह तो गनीमत है कि दीदी उस वक्त तक ये ऑफिस से लौटे नहीं थे और मम्मी जी भी सो चुकी थी। अब आप ही कोई रास्ता बताइए, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैंने भी दुनिया देखी है, इतना लिखती पढ़ती हूँ। उसकी मनोव्यथा सुनकर समस्या का क्या निदान हो यह सोचने लग गई। परेशान तो मैं भी हो उठी। नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी घटना हो जिससे 2 परिवार उजड़े। नैना का तो रो रो कर बेहाल हो रही थी और मैं असमंजस की स्थिति में थी। उसे दिलासा दिया कि कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकल आएगा। चूँकि गलती नैना की भी थी, अतः मामला ज़्यादा उलझ गया। अक्सर हम देखते हैं कि उम्र के इस नाजुक मोड़ पर जरा सा पाँव फिसला नहीं कि गर्त में धकेल देते हैं। इस पर उस समय अच्छे बुरे की समझ किसे होती है? बड़े बूढ़े कुछ दखल अंदाजी करते हैं तो उन्हें दकियानुसी या उम्र का फासला कहकर अनजाने ही किशोर वर्ग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका नतीजा कभी कभी बहुत भयावह हो सकता है। नैना तो पूरी बात बताकर चली गई, पर मेरा मन बहुत असहज हो उठा। सोचती रही कि इस समस्या का क्या निराकरण होगा, पर कोई रास्ता नहीं सूझा। कहते हैं ना, भगवान सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, एक न एक दरवाज़ा तो खुला ही छोड़ देता। हर भूल को सुधारने के लिए रास्ता भी वही सुझाता है। हुआ यूं ही, ऑफिस के काम से दीपक को 6-7 दिनों के लिए टूर पर जाना था, पर सिर्फ दीपक के जाने से रास्ता नहीं निकल रहा था। इस बीच खुदा के कर्म से शर्मा आंटी के सत्संग की स्त्रियां हरिद्वार जा रही थी। आंटी को भी जाने की इच्छा हुई, पर नैना अकेली रह जाएगी यह सोचकर वो प्रोग्राम नहीं बना रही थी। तब मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आंटी को दिलासा दिया, नैना की देख रेख मैं कर लूँगी। आंटी को मुझ पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने निश्चिंत होकर प्रोग्राम बना लिया। दीपक और आंटी के जाने के बाद रात को सोने के लिए मैं ही उनके घर जाने लगी। पहली रात शांति से गुजरी। अमित का फ़ोन आने पर क्या करना है यह हमने पहले ही सोच लिया था। भगवान ने हमारी जल्दी ही सुन ली। दूसरी रात अमित का फ़ोन आया तो नैना ने ही फ़ोन उठाया। हाल चाल पूछने के बाद कहा, अमित, मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ तुमसे कुछ बातें करना चाहती है। इस पर वह हकलाते हुए बोला, क्यों आंटी जी, मुझसे क्या बात करेंगी? वह
आगे कुछ नहीं बोल पाया। इस पर से पहले मैंने रिसीवर ले लिया। मेरी आवाज़ सुनते ही वह घबरा गया। मैंने कहा, बेटा, मैं नैना की सास ही नहीं उसकी माँ भी हूँ और वह मेरी बहू नहीं बेटी भी है। उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जरा अपनी पत्नी को फ़ोन देना, उसको भी तुम्हारी जलील हरकतों के बारे में बता दूँ। इस पर वह माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, आंटी, मैं कसम खाता हूँ आगे से नैना को परेशान नहीं करूँगा। मेरी पत्नी को पता चल गया तो वह हंगामा खड़ा हो जाएगा। वैसे ही वह बहुत शक्की स्वभाव की है। मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी। प्लीज़ आंटी, ऐसा मत करना प्लीज़। मैंने धमकाते हुए कहा, आगे कभी तुमने नैना को तंग करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और मैंने फ़ोन रख दिया। नैना सारी बातें सुन रही थी। अपनी समस्या का यूँ समाधान होते देख खुशी के मारे रो पड़ी और मेरे गले लग गई। तब मैंने उसको प्यार से कहा, पगली, तू भी रोती है और खुशी में भी। जब तक ये तेरी बड़ी बहन तेरे साथ है, किसी दुख की छाया भी तुझ पर नहीं पड़ने दूंगी। अरे, अब तो यह ज़िंदगी भर तुमसे डरता रहेगा। ऐसे लोगों से निपटने का तरीका आना चाहिए। ज़िंदगी में भूल किससे नहीं होती, पर अपनी भूल का एहसास समय रहते कर लो तो यह नौबत नहीं आती। हम उस रात काफ़ी देर तक बातें करते रहे। नैना बार बार शुक्रिया अदा कर रही थी। इतने दिनों के मानसिक तनाव के बाद अब वो काफ़ी सुकून का अनुभव कर रही थी। मम्मी जी और दीपक के लौट आने के दिन करीब आ रहे थे। मुझे भी खुशी थी कि समय पर ही सारी समस्या का अंत हो गया। इस घटना के बाद नैना और मैं और करीब आ गए। नैना 2 प्यारे बच्चों की माँ है, खुशहाल गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही है। नैना की सुखी गृहस्थी देखकर संतोष होता है। कभी कभी विचार आता है कि न जाने कितने अमित पैदा होते रहेंगे जिनके चंगुल में नैना जैसी भोली भाली बालिकाएं फंस जाती हैं। ऐसी स्थिति में यह फर्ज है हम बड़ों का कि अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन करें, जीवन के ऊंच नीच समझाएं, रिश्तों के नैतिक मूल्य का बोध कराएं। मेरी बेटी तो भी बड़ी हो रही है और मैं काफ़ी सचेत रहती हूँ। मेरी टोका टोकी की आदत से कभी कभी वह कह उठती, जनरेशन गैप मम्मी, जनरेशन गैप। पर जीवन के अनुभवों से जो सीखा है वही संस्कार अपनी बेटी में डालने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ उसे सही दिशा, ज्ञान और सही मार्गदर्शन मिले ताकि वह जीवन के मूल्यों का सही विश्लेषण कर और वही आगे बढ़ने वाली पीढ़ी को विरासत में दे सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।